क्लास जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से हम क्या कर रहे थे, वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी कर रहे थे। वेपर प्रेशर क्या था, ठीक है, उनको कितने टाइप से बांटा है और कितने टाइप हमें पढ़नी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। हमने क्या देखा था, सॉलिड सॉल्यूशंस देखे थे, ठीक है। अब हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम वेपर प्रेशर पे वो फैक्टर्स को पढ़ेंगे जिन पे वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, डिपेंड करता है, ठीक है, जिनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए उनका नेचर, अब क्या लिक्विड का क्या नेचर है या कौन सा टेम्परेचर है या प्योरिटी के बारे में, सॉल्वेंट या सॉल्यूट के, ठीक है। अब उनका क्या है, प्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, उनके फैक्टर्स, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, 3 4 5 फैक्टर्स जो हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्या करता है, वेपर प्रेशर हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है या जिनकी वजह से वैरी करता है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, आज की हेडिंग का नाम क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। आज की हेडिंग है हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। वो वेपर प्रेशर जिनकी वजह से, वो फैक्टर जिनकी वजह से वेपर प्रेशर पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला क्या आएगा, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अब क्या होता है ना कि नेचर ऑफ लिक्विड सबसे पहला फैक्टर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखिए कैसे है, जैसे मान लीजिए हमने वेपर प्रेशर आपको पढ़ाया, ठीक है, उसमें हमने नेचर्स ऑफ के बताया, ठीक है। अब नेचर्स में क्या होता है, वो लिक्विड में जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होगा। अच्छा, वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, दो तरह के हो सकता है बहुत वीक हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अच्छा, वीक वाले में अगर हमको उसको वेपर फेज में ले जाना है, ठीक है, वेपराइज करना है, गैसेस स्टेट में ले जाना है, तो क्या करना पड़ता था, हमें कम एनर्जी देना पड़ता था, ठीक है। हम कम एनर्जी देते थे और ज़्यादा आउटपुट लेते थे, यानी कम एनर्जी दिए और क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो एटम्स हैं लिक्विड्स के, वो क्या हो रहा है, वेपर फेज में ज़्यादा मात्रा में जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने दूसरा लिक्विड लिया जिसका क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और हम अगर उसको वेपर फेज में भेजें और उसको हम एनर्जी देना चाहें, दे के उसको वेपर फेज में भेज रहे हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देंगे और क्या होगा, काम भी कम होगा, ठीक है, काम भी क्या होगा, कम होगा। इसी की वजह से क्या होता है, वेपर फेज बढ़ जाता है। अब देखिए क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर वीक है, वेपर फेज में ज़्यादा आसानी से जा रहे हैं, ठीक है, तो वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग है, वेपर फेज में जाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है, हम बहुत माइन्यूट बढ़ा पाएंगे, ठीक है। जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तभी जाके बढ़ेगा। तो यही सब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। तो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिक्विड आपको पता चल गया कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अब बुक में क्या लिखा है इसके बारे में वो पढ़ते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, ईच लिक्विड हैज़ अ लिक्विड वेपर प्रेशर बिकॉज ईच लिक्विड हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे अब मैंने बोला ना आपको, डिफरेंट टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब क्या है, डिफरेंट लिक्विड्स के पास डिफरेंट टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है। द लिक्विड विच हैज़ वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज टेंड्स टू एस्केप रैपिडली इनटू वेपर फेज। अब क्या है, जिसका वेपर फेज, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर वीक है, वो वेपर फेज में क्या होगा, आसानी से जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हैव द ग्रेटर वेपर प्रेशर। अब क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब रैपिडली जा रहा है, आसानी से जा रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक है, तो क्या होगा, आसानी से वेपर फेज में चल जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। लेकिन जिनका वेपर प्रेशर स्ट्रॉन्ग है, जिनका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनका क्या होगा, वो वेपर फेज में कम जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बढ़ेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, डाई मिथाइल ईथर एंड एल्कोहल। हम मान लीजिए दो तरह लेते हैं, ठीक है। एक हम क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं और क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है। इसका 10 ml लीजिए और इसका 10 ml लीजिए, ठीक है।
और एक सरफेस पे क्या करिए, दोनों को फैला दीजिए, ठीक है, मतलब गिरा दीजिए। तो ये क्या होगा, ये आसानी से वोलेटाइल हो जाएगा, मतलब क्या, वेपर फेज में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, और यहां पे क्या है, वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब देखिए भैया, स्ट्रॉन्ग वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो रैपिडली लिक्विड फेज में वेपर फेज में जा रहा है। वेपर फेज में जाने के बाद क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर के बढ़ा दे रहा है। तो क्या होगा भैया, स्ट्रॉन्ग वेपर प्रेशर। क्या होगा भैया, हाई वेपर प्रेशर होगा, हाई वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। अब इनका मैं नोट्स लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैंने नोट्स आप लोग के लिए ऑलरेडी तैयार कर दिया है, ठीक है। बस मैं उसे पीडीएफ फॉर्म में डाल के आप लोग को दे दूँगा, तो आप लोग को पढ़ने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। आप अल्कोहल ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, या आप ऑयल ले लीजिए और पेट्रोल ले लीजिए, ठीक है। तो दो चीज़ें होगा, ठीक है, आप समझ जाएंगे। अच्छा, आप देखिए, हम दो चीज़ों को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं ना, एक डीजल हो गया, टाइप है, ठीक है, एक डीजल हो गया और एक पेट्रोल हो गया। तो पेट्रोल क्या है, हाईली वोलाटाइल है, और डीजल क्या है, लेस वोलाटाइल है, ठीक है। तो ये आप दोनों लेके आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो नेचर ऑफ लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। ये हो गया, ये हमने क्या लिखवा, शॉर्टकट में लिखवा दिया है। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए एक, CH3O हैज़ मोर वेपर pressure देन C2H5OH. This is because ether have dipole interaction which is less than H bond of ethyl alcohol. अब देखिए क्या है, मैंने आपको बोला ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कम रहेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा रहेगा, वेपर प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का भी वही है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया क्या, अल्कोहल और मैंने क्या बताया, अल्कोहल और वाटर बताया। अब क्या लीजिए, आप एक ईथर ले लीजिए और एक अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है। ईथर हमने ले लिया, ठीक है, ईथर हमने ले लिया, एक अल्कोहल ले लिया। अब ईथर में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है उनके बीच में, क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और C2H5OH में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो ये इंटरेक्शन है, जो डाइपोल इंटरेक्शन होता है, वो क्या होता है, वीकर होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत वीकर होता है, इसीलिए H बॉन्डिंग क्या करता है, उसको डोमिनेट कर जाता है। अच्छा, जब ये उसको क्या कर, डाइपोल इंटरेक्शन को डोमिनेट कर रहा है, यानी डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, वीक है। अच्छा, वीक है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और C2H5OH का क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कंपैरिजन करने में, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं बताऊंगा
नेचर प्योरिटी ऑफ लिक्विड के बारे में, ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ेंगे नेचर ऑफ लिक्विड के। ये पहला पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट आएगा प्योरिटी ऑफ लिक्विड। क्या आएगा? प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड से क्या मतलब है? मैंने बोला था कि अगर हम लिक्विड के बारे में, अगर हम लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन बनाने के लिए, तो हो सकता है लिक्विड क्या, हमेशा लिक्विड क्या रहेगा? वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। हमने क्या बोला था? हमेशा लिक्विड्स क्या रहेंगे? वोलेटाइल रहेंगे। अब अगर वो लिक्विड वोलेटाइल है, ठीक है, हो सकता है इम्प्योर हो, ठीक है, यानी उसका सोल्यूशन बन चुका हो। अगर हमारे पास जो लिक्विड है वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी एक हमने पेट्रोल, सिंपल पेट्रोल लिया हुआ है, तो वो क्या होगा? उसकी वोलेटाइल क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने पेट्रोल में कुछ मिला दिया, ठीक है, पेट्रोल में हमने कुछ मिला दिया, तो अब क्या होगा? उसकी वोलेटाइल कैपेसिटी क्या होगी? प्रॉपर्टी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्योरिटी ऑफ लिक्विड भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वोलेटाइल होने के लिए। अच्छा, वोलेटाइल होगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर देन इट्स सोल्यूशन। दिस इज बिकॉज ऑन एडिंग देयर सब्सटेंस other substance, surface area of solvent decreases, therefore evaporation decreases and vapor pressure also decreases। अब देखिए क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए हमने प्योर पेट्रोल लिया, प्योर पेट्रोल लिया, और हमने यहाँ पे क्या लिया? पेट्रोल सोल्यूशन लिया, ठीक है। लेट्स एन एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। प्योर पेट्रोल में ये सरफेस पे उसकी, ठीक है, लेकिन पेट्रोल के सोल्यूशन में, यानी पेट्रोल में हम जब कुछ हमने मिला दिया तो उसका कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। और इसमें क्या होगा? कुछ मिक्स्ड है, इसमें क्या होगा? कुछ मिक्स्ड होगा। यानी यहाँ पे जो सरफेस एरिया था पेट्रोल का, देखिए यहाँ पे जो हमारी, यहाँ पे सरफेस एरिया था पेट्रोल का A, तो यहाँ पे घट जाएगा ना, A डैश हो जाएगा, ठीक है, और A इज ग्रेटर देन A डैश, ठीक है। यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है केवल पेट्रोल के लिए, ठीक है, जो कि हमारा वोलेटाइल लिक्विड है। अगर हमने पेट्रोल में कुछ मिला दिया तो अब इसका जो पेट्रोल का जो सरफेस एरिया था वो घट गया ना, क्योंकि कुछ एरिया क्या किया, ये जो इम्प्योरिटी हमने मिलाई है, जो हमने सोल्यूशन बनाने के लिए मिलाया, उसमें कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? प्योरिटी घट जाती है, और सरफेस एरिया, प्योरिटी घटाने की वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया भी घटता है प्योर सब्सटेंस का, तो उसकी वजह से क्या होता है? वोलेटाइल वेपर फेज में जाता, आसानी से नहीं जा पाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसका लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में वो चीज़ फिर दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही बना लिया है सब चीज़ें। प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज have greater vapor pressure than its solution, ठीक है। This is because on adding other
substance surface area of solvent decreases, therefore evaporation decreases and vapor pressure also decreases. ठीक है, अब देखिए क्या है, मैंने आपको बता दिया ना कि सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इवापोरेशन कम होगा, वेपर फेज में कम जाएगा। ठीक है, तो चलिए वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। ठीक है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इवापोरेशन। ठीक है, और इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सरफेस एरिया। यानी ये किसी ना किसी तरह सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि अगर सरफेस एरिया हमारे प्योर सब्सटेंस के पास ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए तो आगे बताएं। चलिए ये चीज़ें हो गई आपकी। अब इसके बाद अगला पॉइंट है ना टेम्परेचर। ठीक है, कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, ये हो गया नोट, आगे मिटाते हैं हम इसको। चलिए भैया हम देखते हैं अब टेम्परेचर। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ टेम्परेचर, इसमें हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है। ठीक है, कोई भी लिक्विड मान लीजिए। ठीक है, अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, लिक्विड फेज से गैसियस फेज में क्या हो रहा है, बहुत आसानी से जा रहा है। ठीक है, क्या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाने में क्या हो रहा है, समय कम हो रहा है। ठीक है, बहुत आसानी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। अच्छा, जितना तेज़ी से वो जाएगा उतना ही तेज़ी से क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, क्यों बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लिक्विड फेज से गैसेस फेज में आसानी से जाएगा, उसको एनर्जी मिल रही है। अच्छा, वो जा रहा है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर में एक ही चीज़ लिखी है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। यानी भैया टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओ वेपर प्रेशर घटेगा। ठीक है, अच्छा बुक में क्या लिखा है ये भी हम देख लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल विल हैव लार्जर काइनेटिक एनर्जी, therefore larger number of molecule will escape from the surface of the liquid to the vapor phase resulting in the higher vapor pressure। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनके पास कुछ एनर्जी है, क्या, स्मॉल ई, क्या है, इनके पास कुछ एनर्जी है, स्मॉल ई। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी टेम्परेचर यानी इनको एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ाया
तो अब इनके पास एनर्जी क्या हो गई, एक्स्ट्रा आ गई कुछ एनर्जी, कैपिटल ई एनर्जी और आ गई इनके पास। अच्छा, जब कैपिटल ई एनर्जी और आ गई तो इनके पास क्या हुआ, इनकी काइनेटिक मूवमेंट बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ये वेपर फेज में क्या होंगे, आसानी से जाएंगे, वेपर फेज में आसानी से जाएंगे तो वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए। चलिए आगे है रॉल्स लॉ ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, आगे क्या है, रॉल्स लॉ ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, इसको नोट कर लीजिए। ये चीज नोट हो गया है। चलिए अब हमें पढ़ना है रॉल्स लॉ के बारे में, कि रॉल्स का क्या लॉ था, उन्होंने क्या लॉ दिया। ठीक है, जिनकी वजह से हम क्या कर रहे थे, ये चीज़ें पढ़ रहे थे। चलिए टेम्परेचर पे और कुछ तो लिखवाना नहीं है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब रॉल्स लॉ में क्या बोला गया कि जो पार्शियल प्रेशर होता है लिक्विड का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर वो उनके मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रॉल्स लॉ में क्या बोला गया कि जो भी लिक्विड का जो भी वोलेटाइल सोल्यूशन है, ठीक है, जो वोलेटाइल सोल्यूशन है, ठीक है, उनके लिक्विड का उनका वेपर प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो उनके मोल मैं वेपर प्रेशर बोल दिया, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो उनके कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं A B C D E F, ठीक है, A B C D, ठीक है, और क्या है, बना क्या रहा है, E बना रहा है। ठीक है, अब इसका पार्शियल प्रेशर मान लीजिए XA है, इसका XB मोल फ्रैक्शन XC XD और इसका XE है। ठीक है, तो इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा PA PB PC PD और PE, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा, इनके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। किनके, इनके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है, अच्छा इनके कंक्लूजन से कुछ चीज़ें निकल के आई। ठीक है, इनकी इस थ्योरी से कुछ चीज़ें निकल के आई। ठीक है, कुछ फॉर्मूले निकल के आए। वो फॉर्मूले क्या थे, आप फिलहाल इसको अभी समझ लीजिए। ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ें नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम क्या डिस्कस करेंगे कि इनके लॉ की वजह से क्या क्या हमारे फॉर्मूले क्या क्या निकल के आए, क्या क्या डेरिवेशन निकल के आए। ठीक है, चलिए फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।